Hello everyone. Today I am going to start our new syllabus, risk management. Okay. Actually, we are seeing our last lecture, risk management, first topic regarding to introduction to risk management. Okay. So हमने उसके अंदर क्या देखा था कि मैनेजमेंट कैसे कहते हैं और रिस्क क्या है, कौन से आने वाले रिस्क है। तो आज मैं आपको पहले से शुरू करने जा रहा हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट एग्जैक्ट क्या होता है और उसके अंदर हम क्या सिलेबस देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मीनिंग जान लेते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट मतलब क्या होता है। देखिए, रिस्क का मतलब क्या है, उसके अंदर ही आ रहा है। रिस्क मतलब क्या कि धोखा। सबको पता है कि रिस्क क्या होता है, धोखा मतलब क्या, जो आने वाला धोखा है। मैनेजमेंट मतलब जो आने वाला धोखा है या जो हमें फ्यूचर में कोई बड़ा नुकसान हो सकता है, उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। ओके। मैनेजमेंट मतलब क्या करना कि वो आने वाले धोखों को क्या करना, आने वाले जो रिस्क है, आने वाला जो हमें जो आगे डेंजर दिख रहा है, उसे कंट्रोल कैसे करना, इसे ही कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। सो उसकी ही हमें इसके अंदर क्या करना है, स्टडी करना है कि रिस्क मैनेजमेंट किसे कहते हैं। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे हम इसके अंदर इंट्रोडक्शन। क्या दिया हुआ है इंट्रोडक्शन के अंदर कि रिस्क मेजरमेंट एंड कंट्रोल। तो उसके अंदर पहला टॉपिक जो देखने वाले हैं हम फर्स्ट यूनिट के अंदर, वो है हमारा इंट्रोडक्शन टू रिस्क मैनेजमेंट। उसके अंदर है डेफिनेशन ऑफ रिस्क, प्रोसेस, रिस्क ऑर्गेनाइजेशन, की रिस्क। उसके अंदर है इंटरेस्ट, मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, करेंसी रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, लीगल एंड ऑपरेशनल। सो ये फर्स्ट टॉपिक होने वाला है हम लोग का। उसके बाद है रिस्क मैनेजमेंट वर्सेस रिस्क मेजरमेंट। उसके आगे मैनेजिंग रिस्क, डाइवर्सिफिकेशन, इन्वेस्टमेंट। सही है, कौन सी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज है, एंड इंट्रोडक्शन टू क्वांटिटेटिव एंड रिस्क मेजरमेंट एंड इट्स लिमिटेशंस, कि उसके उसकी लिमिटेशंस क्या है। ओके। सो उसको ही आगे कंटिन्यू करते हुए थर्ड चैप्टर जो दिया हुआ है, देखिए हमें फर्स्ट यूनिट के अंदर 3 चैप्टर देखने हैं। पहला हो गया हम लोग का रिस्क के बारे में, क्या रिस्क प्रोसेस है, रिस्क ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं। ओके। उसके बाद दिया हुआ है रिस्क मैनेजमेंट वर्सेस रिस्क मेजरमेंट, ये है हम लोग का सेकेंड चैप्टर। उसके बाद में है प्रिंसिपल ऑफ रिस्क, उसके अंदर अल्फा बीटा आर स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हमें क्या करना है, देखना है। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर के ऊपर एक प्रॉब्लम लिया था। सही है। तो हम क्या करेंगे, हर एक चैप्टर में थ्योरी के साथ एक प्रॉब्लम लेंगे। मतलब क्या होगा कि आप जब थ्योरी सुनोगे उस टाइम पे आपको एक मतलब जो प्रॉब्लम्स है वो भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएंगी उसके अंदर। ओके। सो हम फर्स्ट चैप्टर और थर्ड चैप्टर का जो प्रॉब्लम्स है वो हम एक साथ चालू करने वाले हैं, मतलब आप इजीली क्या हो, समझ सको। उसके बाद में दिया हुआ है रिक्स, और सेकेंड यूनिट में दिया हुआ है हम लोग को रिक्स अवॉइडेंस एंड ईआरएम। ईआरएम मतलब क्या, इंटरप्राइजेस रिस्क मैनेजमेंट। सो उसके अंदर हम देखने वाले हैं रिस्क हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड मैकेनिज्म। ओके। उसी के साथ नेक्स्ट दिया हुआ है सेकेंड के अंदर एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। सो आफ्टर दैट थर्ड यूनिट के अंदर क्या दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एंड पब्लिक रिलेशन। ओके। उसके अंदर आपको आएगा रिस्क गवर्नेंस। सही है। उसके अंदर आएगा रिस्क एश्योरेंस, किसे रिस्क एश्योरेंस कहते हैं। सही है। क्या एग्जैक्ट चैलेंजेस है उसके अंदर, कौन से रिपोर्ट हम बनाते हैं जब हम ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। उसके बाद में दिया हुआ है रिस्क एंड स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशंस। सी, कि क्या रिस्क है और जब स्टेक होल्डर्स के जो एक्सपेक्टेशंस बताए हुए, मतलब क्या कि आइडेंटिफाई करना रिस्क को, ये हम इसके अंदर देखने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है हम लोग को यूनिट नंबर 4, जो हम लोग का लास्ट यूनिट होने वाला है। ये दिया हुआ है रिस्क मैनेजमेंट इन इंश्योरेंस। देखिए, यूनिवर्सिटी मोस्ट ऑफ टाइम इंश्योरेंस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछती है। ठीक है। मतलब इसके अंदर क्या दिया हुआ है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कौन से इंश्योरेंस है। सही है। फिर उसके बाद में दिया हुआ है प्लेयर्स ऑफ इंश्योरेंस। प्लेयर्स ऑफ इंश्योरेंस मतलब क्या, लाइफ इंश्योरेंस। उसके बाद दिया हुआ है नॉन लाइफ इंश्योरेंस, कौन से है, लाइफ इंश्योरेंस कौन से है, नॉन लाइफ इंश्योरेंस कौन से है। उसके बाद में दिया हुआ है लास्ट चैप्टर क्लेम मैनेजमेंट। क्लेम मैनेजमेंट मतलब क्या कि जब भी हम कोई इंश्योरेंस करते हैं तो हम उसको कैसा क्लेम कर सकते हैं और कौन सी चीज के लिए कितने परसेंट क्लेम होता है। सही है। उसके गाइडलाइंस क्या होंगे। सही है। डेथ, फायर, मरीन इंश्योरेंस ये क्या होगा और उसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे क्लेम कर सकते हैं, ये हम इसके अंदर क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम हमारा पहला चैप्टर, जिसके अंदर हमें क्या सीखना होगा कि रिस्क मैनेजमेंट क्या है और रिस्क मैनेजमेंट किसे कहते हैं। ओके। सो लेट्स सी। तो देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट चैप्टर हम देखने वाले हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि कौन से भी आने वाली फ्यूचर में जो हम प्रॉब्लम फेस करने वाले हैं, सही है, जो धोखा हम
फेस करने वाले, इसकी हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे कि हमें क्या हो, वो धोखा आगे ना आए। सही है। जैसे कि हम करते हैं ना शॉर्ट एनालिसिस, शॉर्ट एनालिसिस के अंदर क्या होता है, हम हमारी स्ट्रेंथ देखते हैं, वीकनेस देखते हैं, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। मतलब क्या क्या हम क्या करेंगे उसके अंदर मैनेज, जो हमें थ्रेट्स आने वाले हैं, जो हमें ऐसा लगता है कि कौन से प्रोजेक्ट के अंदर हमें रिस्क होने वाला है, हम क्या करते हैं उसका मैनेजमेंट करते हैं। तो वही हम इसके अंदर हम सीखने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिया हुआ है हम लोग को इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर क्या दिया हुआ है, देखिए रिस्क जो होता है, जैसे मैंने आपको बताया, ये मोस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ रिस्क होता है। सही है। इसके अंदर क्या बताया गया है कि रिस्क इज अनसर्टेन। पता होता है कि हमें कब रिस्क होने वाला है, नहीं। अगर पता होता तो किसी को रिस्क होता ही नहीं। देखो कोई भी जो बिजनेस करता है, कोई भी व्यक्ति बिजनेस करता है, उसको क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा रिस्क होने के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। सही है। जहां आपने इन्वेस्टमेंट की, मतलब क्या होगा, आपको रिस्क आएगा। सही है। अगर जितने आपके इन्वेस्टमेंट होंगे उतने ही आपके क्या होंगे, रिस्क के चांसेस बढ़ेंगे, और उसी के साथ आपके प्रॉफिट के चांसेस भी क्या हो सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। सही है। तो वही हमें देखना है कि रिस्क क्या बताया, कि रिस्क से अनसर्टेन है, पता नहीं कब होगा। सही है। तो हमें उसी की स्टडी करनी है उसके अंदर, कि रिस्क हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। सही है। सो मीनिंग के अंदर बताया गया है इसके रिस्क मैनेजमेंट के अंदर, मीनिंग दिया हुआ है कि व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन टेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इट एक्सपोज इटसेल्फ अ नंबर ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। जब ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करेगी कि उसे क्या करना है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, मतलब इन्वेस्टमेंट उसको क्या करना है, तो उसी टाइम पर क्या करना होगा उसको, जैसे जैसे रिस्क हो गए उसको उसको कैलकुलेट करना होगा। सही है। मतलब यही बताया गया है कि आपको, जब आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे, एक तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, एक तो लॉस होगा। सही है। तो आपको अगर लॉस हो रहा है तो आपको क्या करना होगा, कि आपको कहीं ना कहीं से थ्रेट्स आ रहे हैं। सही है। तो आपको क्या करना होगा, उसके अंदर आपको मैनेज करना होगा। तो यही बताया गया है इसके अंदर। तो इसके रीजंस क्या होंगे, कि अगर आपको रिस्क हो रहा है, सही है, तो इसके रीजंस क्या होंगे। पहला होगा आपका हाई इन्फ्लेशन। सही है, जैसे कि दामों में बहुत बढ़ोतरी आना। उसके बाद दिया हुआ है वॉलेटिलिटी ऑफ कैपिटल मार्केट। जैसे कि इसके अंदर आप बोल सकते हैं कि बिटकॉइन का एग्जांपल दे सकते हैं। देखिए एक टाइम ऐसा था कि बिटकॉइन एकदम से ज्यादा बढ़ गया था, बहुत लोग प्रॉफिटेबल थे, तो लोगों को क्या लगा कि हाँ हम लोग सबसे प्रॉफिटेबल है, हम लोग के पास इतना इतनी बिटकॉइन, हमने क्या किया, उसके अंदर इन्वेस्ट किया है। लेकिन अभी देख सकते हैं आप कि बिटकॉइन की प्राइसेस एकदम से नीचे आ गए। मतलब क्या कि जो लोग एकदम टॉप पोजीशन पे थे, वो अब क्या हो गए, सीधा नीचे लेवल पे आ गए। तो ये होता है रिस्क। हमें पता होना चाहिए कि हम हमारा जो रिस्क है हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। अगर आप रिस्क इजीली मैनेज करते हैं ना, तो आप क्या होगे, आपको जो होने वाला प्रॉफिट है वो क्या होगा, 100% मिलेगा। सही है। तो देखिए जब भी कोई आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जितने आपके इन्वेस्टमेंट होंगे उतने रिस्क के तो चांसेस होंगे ही, लेकिन जितने आपको प्रॉफिट की चांसेस भी क्या हो सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। एक आपको सिंपल बेसिक एग्जांपल दूंगा। आईपीएल के टाइम पे लोग ड्रीम इलेवन प्ले करते हैं। सही है। तो उसके अंदर क्या है, रिस्क ये सब, जिसको क्या पता कि आपको अमाउंट मिलने ही वाली है। मतलब क्या कि आप जो भी करोगे, देखिए बिजनेस ऐसा है, उन्होंने कहा है कि एक को एक प्रॉफिट मेकर ही होगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा उनको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। सही। तो यही बताया गया है अंदर। और इक्विटी शेयर्स के अंदर, कि आपको शेयर्स में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको प्रॉफिट होगा कि नहीं, ये आपको पहले उसकी स्टडी करनी होगी। सही है। अगर आप उसकी इजी से स्टडी कर सकते हैं तो क्या होगा, आप इजीली आपको प्रॉफिट मिलेगा। आपको पता होगा कि कौन से आगे जाके शेयर्स की जो प्राइस है वो बढ़ने वाली है। सही है। आप एक कब पता चलेगा आपको, जब आप उसकी स्टडी सही से करेंगे। अगर आपने उसकी सही से स्टडी नहीं की तो आपको क्या हो सकता है, उसके अंदर बहुत सारा लॉस हो सकता है। सही है। नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे हम लोग, रिस्क प्रोसेस। अभी ये क्या बताया, रिस्क प्रोसेस। उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है हम लोग को, आइडेंटिफिकेशन। देखिए जब भी हमें इस रिस्क, हमें कैसे पता चलेगा कि रिस्क को आइडेंटिफाई कैसे करना है। देखिए अगर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे रिस्क आ रहे हैं, बिजनेस में बहुत सारे रिस्क आ रहे हैं, अगर हम लोग ने वो आइडेंटिफाई नहीं किए, हमें पता ही नहीं कि कौन से रिस्क है हमारे बिजनेस के अंदर, तो हम वो सॉल्व कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। तो यही इंपॉर्टेंट है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन द रिस्क मैनेजमेंट। आपको आइडेंटिफाई करना ही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इसके अंदर बताया गया है। अगर आपने वो आइडेंटिफाई नहीं किया तो आपका उसके अंदर क्या हो सकता है, वो लॉस हो सकता है। सही है। उसके बाद बताया गया है, द मैनेजर हैज टू आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द रिस्क माइट एक्सटेंड प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट इज आउटकम्स। ओके। तो आप जैसे ही मैनेज करेंगे प्रोजेक्ट, आपको आइडेंटिफाई करेंगे रिस्क, तो आपको क्या करना होगा, कि आपको पता होना चाहिए कि हम किसी तरह उसको मैनेज कर सकते हैं, और उसके अंदर जो आने वाले आउटकम्स है उसके क्या करेंगे, हम सॉल्व कर पाएंगे, मतलब कि जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर पाएंगे। सही है। इसके अंदर आपको बताया गया है। उसके बाद में है नेक्स्ट, एनालाइज। जैसे कि मैंने अभी आइडेंटिफाई किया कि एग्जैक्ट रिस्क क्या आ रहा है मेरे को, उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके ऊपर एनालाइज करूंगा। सही है। एनालाइज मतलब क्या करूंगा उसके अंदर मैं, कि उसको डिटरमाइन करूंगा। सही है। उसको मैं देखूंगा कि एग्जैक्ट रिस्क कहाँ से आ रहा है। सही है। उसकी इंफॉर्मेशन लूंगा कि कहाँ से मेरे को रिस्क सबसे ज्यादा आ रहा है, उसको
उसको उसके अंदर स्टडी करूंगा, एनालाइज करूंगा कि मुझे रिस्क आ रहा है तो कैसे आ रहा है और मैं कैसे कम कर सकता हूँ उसके अंदर। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, एनालाइज हुआ। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप दिया हुआ है इसके अंदर, इवेल्युएशन। अभी इवेल्युएशन का मतलब क्या होता है कि देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट मैंने क्या किया, आइडेंटिफाई किया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, एनालाइज करूंगा। और जो थर्ड पार्ट है वो क्या करूंगा, उसको इवेल्युएट करूंगा। सही है, कि देखूंगा कि मुझे एग्जैक्ट जो रिस्क आ रहा है वो कौन सी तरफ से आ रहा है, और मुझे इसके अंदर क्या करना है, रिस्क कम करने के लिए मैं क्या इसके अंदर और ज्यादा मतलब स्टडी कर सकता हूँ, या क्या उसके अंदर मैं क्या रिस्क कैसे कम कर सकता हूँ। सही है, सो आइडेंटिफिकेशन करूंगा, आइडेंटिफाई एनालाइज हो गया मेरा। उसके बाद क्या हो गया, इवेल्युएट करूंगा मैंने, जैसे मैंने आपको बताया कि इवेल्युएट करने के बाद मुझे और कौन सी नई आइडिया इसके अंदर डालनी है और मुझे आगे क्या करना है। सही है, ये इसके अंदर मैं देखूंगा, मतलब मेरा 3 प्रोसेस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। रिस्क आइडेंटिफाई किया, अगर आइडेंटिफाई नहीं करूंगा तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मुझे कहाँ से रिस्क हो रहा है। उसके बाद मैंने क्या किया, एनालाइज किया कि मेरे को कहाँ से रिस्क आ रहा है, तो मुझे कैसा उसके अंदर स्टडी करना है, इवेल्युएट कैसा करना है, उसको उसको कैसे देखना है कि उसके अंदर मैं और क्या ऐड कर सकता हूँ। और लास्ट ये सब तीनों चीजें करने के बाद मैं उसकी क्या करूंगा, ट्रीटमेंट करूंगा। मतलब क्या, उसके ऊपर मैं अभी जो प्रॉब्लम आ रहा है उसके ऊपर मैं काम चालू करूंगा कि वो प्रॉब्लम मुझे आगे जाके ना आए। तो ये होता है रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, एनालाइज, इवेल्युएशन और ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट करने के बाद मुझे क्या होगा, जब मैं नेक्स्ट टाइम इसके अंदर प्रोजेक्ट के अंदर वो ये जो रिस्क आएगा, मतलब जो रिस्क मुझे अभी आइडेंटिफाई हुआ है, जो रिस्क मुझे आएगा वो मुझे नेक्स्ट टाइम पे क्या आएगा, नहीं आएगा। लेकिन इसके बाद भी क्या होगा, ट्रीटमेंट करने के बाद मतलब अपने रिस्क प्रोसेस खत्म होती है क्या यहाँ पे, नहीं। मतलब क्या, हमें ट्रीटमेंट क्या है, इसका मतलब क्या, हम जैसे बोलते हैं ना कि एक पेशेंट अगर हॉस्पिटल में आता है, अगर डॉक्टर उसके ऊपर ट्रीटमेंट करता है, सबसे पहले वो क्या करता है, उसको क्या प्रॉब्लम है वो आइडेंटिफाई करता है। सही है, फिर उसको स्टडी करेगा कि उसको एग्जैक्ट कौन सी बीमारी हो रही है। सही है, उसको इवेल्युएट करेगा, उसको चेक करेगा। सही है, चेक करने का उसको पता चलेगा हाँ कि उसको या दो तीन प्रकार की क्या है, बीमारियां है। सही है, फिर उसको क्या करेगा, ट्रीटमेंट करेगा। ट्रीटमेंट करने के बाद उसको छोड़ देगा क्या, नहीं। अगर वो बड़ी मतलब बोलते हैं ना कि अगर कोई ट्रीटमेंट करे, ट्रीटमेंट करने में उसकी पेशेंट जो है खत्म होगा, नहीं। उसके बाद क्या करेगा, उसके अंदर वो उसको मॉनिटर करेगा, उसका रिव्यू लेगा। मतलब क्या बताएगा ना कि भाई आप 8 दिन के बाद मुझे कॉल कीजिए, या एक एक दिन 8 दिन के बाद फिर से आप विजिट कीजिए। तो यही होता है कि जब ट्रीटमेंट में करूंगा, ट्रीटमेंट के बाद मुझे क्या होगा, मैं उस जो मैंने प्लान किया है, जो मैंने रिस्क आइडेंटिफाई करने के बाद जो मैंने नई चीजें उसके अंदर कुछ ऐड किए, उसको मैं मॉनिटर करूंगा कि मेरा सही से बिजनेस चल रहा है क्या, अभी अभी प्रॉफिट मिल रहा है क्या मुझे। तो यही बताया गया है इसके अंदर कि मेरा मॉनिटर और रिव्यू क्या रहेगा, उसी ऊपर रहेगा। सही है, सो आपको आई होप समझ में आया रहेगा कि रिस्क प्रोसेस क्या है। अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे फिर से आप पूछ सकते हैं, मैसेज कीजिए। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट देखने वाले हैं इसके अंदर। नेक्स्ट पार्ट है हम लोग का, इसके अंदर हम देखने वाले हैं कुछ की रिस्क बताए गए हैं इसके अंदर कि कौन से रिस्क होते हैं। सही है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिया हुआ है हम लोग को इंटरेस्ट रिस्क। देखिए, इंटरेस्ट रिस्क के अंदर मैं आपको एक बात ही बताऊंगा कि इंटरेस्ट रिस्क कैसा होता है कि हमें पता नहीं होता कि हम अगर बैंक से मतलब बैंक से हम लोग लोन करते हैं। सही है, तो लोन करने के बाद हम लोग को जो इंटरेस्ट पे करने वाले हैं, कोई कोई लोग क्या करता है डायरेक्टली जाके क्या करते हैं, लोन अप्लाई करते हैं, लेकिन वो स्टडी नहीं करते कि लोन लेने से पहले कि उनको कितना देना है एग्जैक्ट। कुछ लोग क्या करते हैं, देखिए जैसे कि कुछ जो प्राइवेटली आपको लोन पे करते हैं। सही है, जैसे कि अभी आपने मोबाइल भी परचेज किया तो क्या करते हैं, अगर आपने बताते हैं आपको कि मोबाइल लेने के बाद आपको क्या होगा, 0% प्रोसेसिंग फी होगी और आपको आपको इंटरेस्ट नहीं भरना होगा। लेकिन आपका अगर एक भी हफ्ता, मतलब जो आप एक भी अगर आपका जो EMI मिस हो गया, सही है, तो क्या करते हो, उसको आपको चार्ज लगाते हैं। मतलब ये क्या हो गया, ये भी रिक्स ही हो गया, पर आपको पता ही नहीं है कि आपकी कितने अमाउंट पे हो क्या करे, आपको इंटरेस्ट चार्ज कर रही है। तो ये सो ये भी इसके अंदर आता है कि कैसे कैसे आपको रिस्क हो सकता है। और जैसे कि आपको इसके अंदर एक और एग्जांपल दूंगा, इंटरेस्ट रिस्क इज कंसर्न विद अ डिक्लाइन इन द प्राइस ऑफ बॉन्ड और पोर्टफोलियो ऑफ बॉन्ड्स ड्यू इन इंक्रीजिंग मार्केट रेट्स। जैसे कि जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा होते हैं तब जो बॉन्ड प्राइसेस क्या होते हैं, कम होते हैं। और जब इंटरेस्ट रेट कम होगी तो ऑटोमेटिक क्या हो गए, बॉन्ड प्राइस जो क्या हो गए, ज्यादा हो गए। सो ये इसके अंदर बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका है उसके अंदर आपको बताया गया है कि मार्केट रिस्क। और मार्केट रिस्क का मतलब क्या होता है, देखिए अभी आप देख सकते हैं कि कोरोना टाइम के ऊपर जो लोगों ने मार्केट के अंदर जो आगे की प्लानिंग कर रखी थी कि हमें क्या करना है, एक साल में हमें सबसे ज्यादा क्या करना है, प्रॉफिट अचीव, इतना इतना प्रॉफिट अचीव करना है। तो वो कर पा रहे हैं क्या, नहीं। तो बोल नहीं सकते कि कौन सी सिचुएशन की वजह से क्या हो कि मार्केट के अंदर जो आप बिजनेस चालू करो उसके अंदर आपको क्या हो, लॉस हो। सो ये इसके अंदर बताया गया है कि उसके रीजंस क्या हो सकते हैं, रिसेशन। सही है, पॉलिटिकल टर्मोइल, चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट्स, उसके बाद नेचुरल डिजास्टर, टेररिस्ट अटैक,
ये इसके रीजंस हो सकते हैं कि आपको मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। सही है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर मैं बिजनेस, मेरा जो नया बिजनेस है वो मैं आउट ऑफ इंडिया शुरू करने जा रहा हूँ, सही सही है, और मेरे कंट्री से जो आउट ऑफ कंट्री है उसके जो पॉलिटिकल जो रिलेशन है वो बहुत अच्छे है उस कंट्री के साथ। लेकिन अचानक से अगर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं, सही है, हमारी गवर्नमेंट अगर बदल जाती है और उसके साथ हमें कहेंगे आपको किसी भी तरह का आपको बिजनेस नहीं करना होगा, तो उस टाइम पे क्या हो सकता है, मुझे लॉस हो सकता है। सही है, सो यही बताया कि मार्केट में भी आपको क्या हो सकते हैं, बहुत सारे लॉस हो सकते हैं। जैसे टेररिस्ट अटैक भी है, सही है, उस टाइम पे भी क्या हो सकता है, आपको बहुत सारा लॉस हो सकता है। देखिए बारिश के वजह से क्या होता है, बहुत सारी जगह पे पानी भर जाता है, बहुत लोगों का जो रॉ मटेरियल रहता है, जो स्टॉक रहता है, वो क्या होता है, उसके अंदर बहुत सारा नुकसान हो जाता है। तो लोग क्या करते हैं, फिर उसको कम रेट में बेच देते हैं। मतलब क्या, उनको कम रेट में बेचने का आगे का प्लान नहीं था। सही है, उन्होंने वो स्ट्रेटेजी तैयार नहीं की थी। उनकी स्ट्रेटेजी क्या थी कि हमें बारिश के लिए जो कपड़े हैं वो सबसे ज्यादा सेल करने हैं, तो ये उनका प्लान था। लेकिन क्या हो गया, बारिश की वजह से उनका पूरा वो नुकसान हो गया, लॉस हो गया उसके अंदर। तो वो सिचुएशन में उसको चेंज करनी पड़ती है। सही है, सो यही बताया गया है इसके अंदर कि आपको क्या करना होगा कि मार्केट रिस्क, मतलब मार्केट की स्टडी जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट में आने वाले रिस्क कौन से हैं, और किसी तरह आपको उसको क्या करना होगा, मैनेज करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है हम लोग को, इक्विटी रिस्क। ओके, इक्विटी रिस्क के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हमें पता है कि हम क्या करते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें भी वहां से क्या हो सकता है, बहुत सारा लॉस होने का चांसेस हो सकता है। हमें बहुत सारा वहां पे क्या होता है, रिस्क उठाना पड़ता है। सही है, बोलते हैं ना कि अगर आपके रिस्क के मुताबिक आप क्या करो, उसके अंदर इन्वेस्ट करो। सही है, उसके अंदर आपको क्या होगा, रिस्क होगा। तो अगर आपने उसकी सही से स्टडी की होगी तो आपको क्या हो सकता है, उसके अंदर आपको रिस्क बहुत कम हो सकता है। सही है, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे रिस्क इंडिकेट कर रहा है, कौन सा रेट जो है वो फ्लक्चुएट होने वाला है, कौन सा चेंज होने वाला है। या आपको मतलब क्या बोलते हैं उसको, आपको अगर वो मालूम होगा तो आप क्या करेंगे, उसके अंदर आप सही से इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट रिस्क, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको अगर आप कहीं से कुछ बाय कर रहे हैं, सही है, अगर किसी लोन कोई लोन निकाल रही है तो आपको एग्जैक्ट इंटरेस्ट रिस्क कितना होगा, आपको कितना उसको पे करना होगा, ये आपको मालूम होना क्या है, बहुत ही जरूरी है। सही है, सो इंटरेस्ट जो सबसे ऊपर हम क्या करते हैं कि हमें जो इंटरेस्ट पे करने वाले हैं वो इंटरेस्ट कितना आगे जाके हमें उसको पे करना है, उसकी अमाउंट हमें क्या होनी चाहिए, एग्जैक्ट मालूम होनी चाहिए। सो उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है करेंसी रिस्क। करेंसी रिस्क सबको पता है कि करेंसी क्या होता है, जो अमाउंट है, जैसे कि हम यूएस डॉलर देखते हैं प्रतिदिन क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है, तो फ्लक्चुएट होते रहता है। सो उसके भी हमें क्या हो सकता है, उसके अंदर भी हमें लॉस होता है। उसकी वजह से क्या होता है, पेट्रोलियम के ऊपर बहुत सारा उसका इफेक्ट होता है। देख सकते हैं आप कि जो प्राइसेस है वो कैसे आगे आगे जाके बढ़ रहे हैं। उसके बाद एक कम्युनिटी रिस्क, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि पेट्रोलियम हुआ, सही है, उसी के साथ मतलब जो क्रूड ऑयल है उसका क्या होता है, जो रेट है वो क्या होता है, चेंज होते रहता है, वो फिक्स नहीं होता। तो हमें उसके वजह से क्या होता है, ज्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं। सही है, एक बहुत बड़ा रिस्क है। और उसी के साथ बेसिक रिस्क जो बताया हुआ है, वो बेसिक रिस्क आप देख सकते हैं कि अभी हम क्या करते हैं, अगर हम कोई से भी अगर होटल में भी जाते हैं, हम क्या करते हैं वहाँ पे, हम जीएसटी पे करते हैं। सही है, मतलब क्या बताएगा कि आपका जो टैक्स रेट है वो क्या हो गया, बहुत सारा बढ़ गया है। मतलब अगर आप उनकी सर्विसेज अगर आप यूज करते हो तो उसके साथ आपके जो रेट्स है वो क्या है, बेसिक, मतलब कि आपको क्या करने हो, पे ही करने हैं। सही है, सो ये बेसिक रिस्क के अंदर आता है। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है ऑपरेशनल रिस्क। सो ऑपरेशनल रिस्क के अंदर हम क्या स्टडी करेंगे कि पीपल रिस्क कौन से है, मॉडल रिस्क कौन से है, लीगल रिस्क एंड पॉलिटिकल रिस्क। ओके, सो पीपल रिस्क के अंदर हम क्या स्टडी करने वाले हैं, देखिए कुछ सारे जो रिस्क है, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि जो पीपल मतलब जो क्राउड की वजह से होते हैं, सही है, वो हमें अवॉइड करने होंगे। सही, अभी एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि देखिए कोरोना के टाइम पे लोग बोल रहे हैं कि आप क्या करो, क्राउड जमा मत करो, इसकी वजह से आपको क्या हो सकता है, जान का धोखा हो सकता है। सही है, जो प्रॉब्लम से वो क्या होगा, आगे बढ़ सकता है। सो यही बताया गया है अंदर के जो ऑर्गेनाइजेशन रूल्स बनाती है, सही है, अगर वो उन्होंने फॉलो नहीं किए, सही है, तो क्या होगा, सबसे ज्यादा रिस्क किसको होगा, ऑर्गेनाइजेशन को होगा। सही है, अभी क्या बताया गया है उन्होंने कि 50% ही आपको काम पे आना है। अगर कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि नहीं, आपको 100% ही आपको एम्प्लॉय बुलाने हैं, किसी मैनेजमेंट ने कहा उसकी पूरे एम्प्लॉय से हम काम करके लेंगे, हम सब आधी तक हम मतलब आधी लोग को सैलरी देंगे, आधे लोग को देंगे नहीं। सही है, हमको आधी को क्यों दे, क्यों, अगर वो काम पे नहीं आ रहे, बहुत सारे ऐसे होता है। तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, वो कंपनी को उसको रिस्क झेलना पड़ सकता है। मतलब वही है कि अगर पीपल रिस्क भी उसके अंदर क्या होगा, आपको ज्यादा होगा। सही है,
जैसे कि देखिए बहुत सारे बात देखिए, प्लास्टिक यूज मत कीजिए, प्लास्टिक की वजह से क्या होता है, बहुत सारा पोल्यूशन होता है। लेकिन अगर वो पीपल की तरफ से अगर आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया, सही है, नंबर ऑफ पीपल्स ने अगर वो यूज किया, तो क्या हो सकता है उसका मतलब इफेक्ट हम देख सकते हैं। सही है। उसके बाद जो नेक्स्ट दिया हुआ है मॉरल रिस्क। अभी मॉरल रिस्क के अंदर हम क्या देखेंगे कि जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज होते हैं, सही है, वो कैसे, मतलब अगर हम फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो क्या हो सकता है कि हमारा जो, अगर सबसे ज्यादा से वो किसी के पास कैश, बहुत सारी कैश है और वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी यूज नहीं कर रहा है, सही है, तो उसको चोरी का खतरा हो सकता है। सही है। उसके बाद उसको कोई मतलब एटीएम कार्ड भी अगर वो सही से यूज नहीं कर रहा है, या उसने कहीं पे भी उसको क्रेडिट कार्ड मिसप्लेस कर दिया, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, उसको रिस्क उठाना पड़ सकता है। मतलब क्या है कि जो फैसिलिटीज है, जो मॉडर्नाइज फैसिलिटीज है, वो अगर उसने उसका यूज सही से नहीं किया, तो उसको वो सारा उसके अंदर क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, लीगल रिस्क। ओके। लीगल रिस्क के अंदर हम क्या बताएंगे, देखिए आधार कार्ड, अगर आप कहीं भी आप जाते हो, तो आपको क्या है, आपका आधार कार्ड हर एक जगह लिंक किया गया है। सही है। अगर आपने आपका अगर मोबाइल फोन है, सही है, अगर आपने उसको कुछ मिस यूज किया, तो आपको इजीली आप क्या मतलब आपको पुलिस क्या कर सकते हैं, कैच कर सकते हैं। सही है, क्योंकि आपने आपका क्या किया है, आधार कार्ड जब सिम कार्ड लेकर आपने दिया है, मतलब क्या कि आपको जो लीगल रिस्क है, इजीली आपको वो क्या हो, मतलब आप फाइन हो सकते हैं, मतलब आपको पता है कि आपको सही से ही काम करना होगा। ठीक है। उसके बाद एक पॉलिटिकल रिस्क। अभी पॉलिटिकल रिस्क के अंदर क्या होगा, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर के डिमोनिस्ट्रेशन। सही है। देखिए एक टाइम पे लोगों को पता भी नहीं था, लोग अपने घरों में बैठे हुए थे, जब उन्होंने न्यूज देखी कि क्या हो गया, 500 एंड 1000 की रुपीज की जो नोट है, वो क्या होगी, जो गवर्नमेंट है वो क्या करने वाली, बंद करने वाली है। तो इसके वजह से क्या हुआ, सबसे ज्यादा जो इसका इम्पैक्ट है, वो मिडिल जो ग्रुप है उसके ऊपर गिरा। सही है। तो यही होता है इसके अंदर के जो रिस्क है, हमें पता ही नहीं होती कैसे है, और हमें उसको कैसे मैनेज करना है, वो हमें इसके स्टडी इसके अंदर हमें करना है। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। किसी भी अगर पॉइंट के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, तो मुझे मैसेज कीजिए, आपको मैं हेल्प करूंगा। ठीक है। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि थ्योरी के साथ हम एक प्रॉब्लम में देखने वाले हैं। सो लेट्स सी, आगे प्रॉब्लम की तरफ बढ़ेंगे। सो हम प्रॉब्लम को स्टार्ट कर रहे हैं। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी ये प्रॉब्लम देखा था। ठीक है। जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहेगा, उसके लिए एक फिर से एक बार रिवीजन भी है। ठीक है। और हम पहली प्रॉब्लम से स्टार्ट कर रहे हैं आज। ठीक है। सो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट बीटा ऑफ इस सिक्योरिटी। हम इसके अंदर क्या कैलकुलेट करना है, बीटा को कैलकुलेट करना है। सही है। सो देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, स्टेप ऑफ सॉल्व प्रॉब्लम बीटा, कैलकुलेट कवरेज आर आई आर एम। उसके बाद दिया हुआ है कैलकुलेट सिग्मा स्क्वायर एम और कैलकुलेट बीटा। सो हमें लास्ट में क्या कर कैलकुलेट करना है, हम लोग को बीटा को हमें कैलकुलेट, तो हमें क्या करना है, अब कैलकुलेट करना है फ्रॉम द इंफॉर्मेशन कैलकुलेट बीटा ऑन सिक्योरिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम बीटा क्यों कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि हम रिस्क मैनेजमेंट की स्टडी कर रहे हैं, सही है। सो जो भी हम इन्वेस्ट करते हैं, सही है, वो इक्विटी के अंदर, स्टॉक के अंदर हो, या मतलब इक्विटी के अंदर हो या म्यूचुअल फंड के अंदर हो, उसके अंदर को क्या करता है बीटा, रिस्क को क्या करता है, मेजर करता है। सही है, कैलकुलेट करता है। सो देखिए क्या दिया हुआ है, हमको सबसे पहले दिया हुआ ईयर 1 2 3 4 5। उसके बाद दिया हुआ है रिटर्न ऑन सिक्योरिटी। उसके अंदर क्या दिया हुआ है, फॉर ईयर 1 के अंदर दिया हुआ है हम लोग को रिटर्न सिक्योरिटी 35। सही है। उसके बाद 38, 34, 40 एंड 43, ये हम लोग को कौन सा कॉलम हुआ, रिटर्न ऑन सिक्योरिटी। नेक्स्ट दिया हुआ है रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो, कौन सा दिया हुआ है, 22, 26, 24, 28 एंड 30। सो ये क्या हुआ, हम लोग का यहाँ तक प्रॉब्लम दिया हुआ है। सही। देखिए फिर से एक बार बताना चाहूंगा मैं, इसके अंदर हम बीटा इसलिए कैलकुलेट करते हैं कि हमारा जो स्टॉक, इक्विटी, सही है, म्यूचुअल फंड जो है, उसको जो रिस्क है उसको हम क्या करते हैं, उसको मेजर करता है बीटा। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, अभी इसका सॉल्यूशन करेंगे। सो सॉल्यूशन के लिए हमें क्या प्रिपेयर करना है, देखिए ईयर कॉलम लेना है। उसके बाद रिटर्न ऑन सिक्योरिटी, सही है, जो दिया हुआ है, मतलब क्या रहेगा हम लोग का आर आई। उसके बाद रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो, मतलब हम लोग को कौन सा कॉलम रहेगा, आर एम। उसके बाद दिया हुआ है आर आई बार, सही है, सॉरी आर आई माइनस आर आई बार। ओके। उसके बाद दिया हुआ है आर एम माइनस आर बार एम। उसके बाद दिया हुआ है इसके अंदर आर वन माइनस आर बार आई। सही है, ब्रैकेट में दिया हुआ है, उसके आगे सेकेंड ब्रैकेट दिया हुआ है आर एम माइनस आर आई बार एम। और लास्ट में जो दिया हुआ है आर एम, सही है, माइनस आर आर बार एम।
सो इसको कैलकुलेट करेंगे हम वन बाय वन। देखिए इजी, बहुत ही इजी प्रॉब्लम दिया हुआ है ये बीटा के लिए, और बहुत ही इजी इसका क्या है, कैलकुलेशन है। सही है, सबसे मतलब क्या जो दिया हुआ है उसके हमें सिर्फ कैलकुलेशन करना है। अभी इसके अंदर कंफ्यूज मत हो जाए कि आ रहा है क्या दिया हुआ है। सही है, जो यहाँ पे दिया हुआ है उसको हमें क्या करना है, डायरेक्टली लेस करके उसका अमाउंट निकालना है। मतलब प्रॉब्लम होते होते आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिया हुआ है क्या, हम लोग को आ रहा है। सही है, जो प्रॉब्लम में दिया हुआ है आ रहा है, मतलब क्या, हम लोग का रिटर्न ऑन सिक्योरिटी। ओके, सो लेट्स सी फर्स्ट। फर्स्ट दिया हुआ है कितना हम लोग का, 35, 38, 34, 40 एंड 43। ओके, क्या दिया हम लोग का, आर आई दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो। सही है, सो क्या दिया हुआ है, देखिए अमाउंट 22, 26, 24, 28 एंड 30। सही है, सो हम क्या क्या करेंगे, आप आर आई का हम क्या करेंगे, इसकी टोटल करने वाले हैं। सो हम टोटल कैसे करेंगे, देखिए समेशन आर आई इज इक्वल टू 190। टोटल कितना क्या हुआ इसका, 35 प्लस 38 प्लस 34 प्लस 40 प्लस 43। सो वी विल गेट टोटल हियर summation ri is equal to 190. After that rm 22, 26, 24, 28, 30 is equal to क्या रहेगा हम लोग का, summation rm is equal to 130. So first of all हम कैलकुलेट करेंगे ri बार is equal to summation ri upon n. n मतलब क्या हो रहेगा हम लोग का, number of years. Very good. So let's see first here is equal to summation ri upon n 190। क्या दिया हुआ है, देखिए इसकी टोटल कितनी है, 190 अपॉन नंबर ऑफ ईयर कितना है, 5। सो टोटल कितना आ गया इसका, 38। देखिए मैंने जो लास्ट प्रॉब्लम लिया था, मतलब यही प्रॉब्लम मैंने लास्ट लिया था, उसके बाद कुछ बच्चों ने मुझे नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करके भेजा था। सो उसके लिए मैं अप्रिशिएट करूंगा उन लोगों के लिए कि जिन्होंने सॉल्व किया है, और मतलब अच्छा भी करेक्टली भी सॉल्व किया है। सो अगर कुछ भी उसके अंदर आपको प्रॉब्लम आता है तो मुझे आप बताइए फिर से, ठीक है। सो समेशन आर आई इज इक्वल टू कितना हो गया, समेशन आर आई अपॉन एन। सो देखिए फिर से एक बार बताऊंगा, आर आई की टोटल लिया मैंने, कितना आई टोटल, 190 अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स कितना दिया हुआ है हम लोग को, 5। सो कितना आया टोटल, 190 डिवाइडेड बाय 5। लेट्स सी हियर, क्या दिया हुआ हम लोग को, 190 डिवाइडेड बाय 5। सो कितना आया, 38। समझ में आया कैसा है 38। सो इसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे अभी। सो कैलकुलेट करने के लिए देखिए क्या दिया है, सबसे पहले हम लोग को 38 हमने कैलकुलेट किया। सो लेट्स सी फर्स्ट ईयर। अभी हम लोग को क्या करना है, आर आई बार आर एम। सही है, सो 35 माइनस कितना मिला हम लोग को यहाँ पे, 38। लेट्स सी 35 माइनस 38। सो वी विल गेट हियर -3। समझ में आया कैसा है, -3। क्या किया हम लोग का, आ रहा है कितना था, 35। सही है, माइनस कितना दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है 38। सो नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे अभी हम लोग, लेट्स सी। तो उसकी इसी तरह हमें क्या करना है, नेक्स्ट कैलकुलेट करना है। सो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, फिर से 38 दिया हुआ है हम लोग का आ रहा है, हमने कितना निकाला है यहाँ पे, 38। सो 38 माइनस 38 इज इक्वल टू 0। समझ में आया कैसा आया। उसके बाद क्या दिया हुआ है, 34। 34 माइनस 38 कितना आया यहाँ पे, -4। उसके बाद दिया हुआ है हम लोग को 40। 40 माइनस 38 +2। ओके, उसके बाद 43 माइनस 38, सही है, +5। सो यहाँ क्या हो गया, हम लोग ने कैलकुलेट किया। सेम एज इट इज हमें क्या करना है, आरएम के लिए भी उसका कैलकुलेशन करना है। सो आरएम की टोटल कितनी हुई, समेशन आरएम इज इक्वल टू 130। सो 130 अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स कितना है, 5। सो लेट्स सी हियर, 130 अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स कितना दिया हुआ है, 5। सो वी विल गेट आंसर 26। ओके, सो आर बार एम इज इक्वल टू वी विल गेट 26। ओके, सो नेक्स्ट एज इट इज हमें करना है इसका कैलकुलेशन। जैसे कि हमने अभी ऊपर किया, 22 माइनस 26 इज इक्वल टू -4। आफ्टर दैट 26 माइनस 26 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट वन इज 24 माइनस 26 इज इक्वल टू कितना, -2। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन 24 माइनस 26 -2, 28, okay, minus 26 is equal to +2. After that, the last one is 30 minus 26 is equal to +4. Okay, hope you understand. After that, we will take the next column. कैसे देखिए किसको कैलकुलेट किया हम लोग ने अभी, सबसे पहले क्या किया हम लोग ने अभी, आर आई माइनस आर आई बार 1।
स्क्वायर, उसके बाद ब्रैकेट कंप्लीट, सेकंड ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, आर एम माइनस आर बार एम। ओके, सो हमें क्या करना है, देखिए इसको कैलकुलेट करते हुए लेट्स सी फर्स्ट ईयर। अभी यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, डायरेक्टली जैसे कि अभी यहाँ पे हमने कॉलम का कैलकुलेशन किया है, सो 4 सही है। सो डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे इसको, क्या करेंगे अभी इसका, हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे। आर आई माइनस एक कॉलम से एक कॉलम का क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होगा। ओके, सो 4 3 जा 12। ओके, जीरो का जीरो ही रहेगा। उसके बाद क्या करेंगे, 4 2 जा कितना आता है 8। आफ्टर दैट 2 2 जा 4। ओके, एंड 5 4 जा 20। ओके, इसका हमने क्या किया, सो इसकी टोटल कितनी आई है यहाँ पे 44। ओके, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करेंगे, अब इसका स्क्वायर निकालेंगे, जैसे कि बताया गया इस कॉलम के हमें लास्ट के अंदर स्क्वायर निकालना है। सो 4 का स्क्वायर कितना रहेगा 16, जीरो का जीरो सही है, 2 का कितना आएगा 4, 2 का 4 और 4 का 16। सो वी विल गेट हियर टोटल ऑफ आवर लास्ट कॉलम 40। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, अब इसका कवरेज मतलब कोवेरियंस कैलकुलेट करना है। सो कोवेरियंस कवरेज कैलकुलेट करने के लिए आज का क्या फॉर्मूला दिया हुआ है, आर आई आर एम इज इक्वल टू समेशन इन ब्रैकेट आर आई माइनस आर आर बार आई ब्रैकेट कंप्लीट, सेकेंड ब्रैकेट में दिया हुआ है उसको आर एम माइनस आर बार एम नंबर ऑफ ईयर्स माइनस 1। ओके, सो यहाँ पे इस कॉलम की टोटल कितनी मिली हम लोग को, टोटल जो कॉलम किया हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं आप, उसकी टोटल मिली हम लोग को 44। ओके, माइनस नंबर ऑफ ईयर्स कितना दिया हम लोग को 5 माइनस 1। सो क्या आएगा 44 माइनस, सही है, 5 माइनस 1 मतलब 4 आएगा। सो 44 माइनस कितना आएगा यहाँ पे, डायरेक्टली हम कैलकुलेट करेंगे तो 4। देख सकते हैं यहाँ पे 44 माइनस 4। सो आंसर कितना मिला हम लोग को, that is answer covariance RIRM is equal to 11। सेकंड क्या कैलकुलेट करना है हम लोग को, जैसे प्रॉब्लम में दिखाया गया था, कैलकुलेट सिग्मा स्क्वायर एम। सो सिग्मा स्क्वायर एम का क्या फॉर्मूला दिया हुआ है, इज इक्वल टू समेशन आर एम माइनस आर बार एम स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स माइनस 1। सो लास्ट कॉलम क्या दिया था हम लोग का, उसकी टोटल कितनी आई है, टोटल यहाँ पे 40 माइनस सॉरी अपॉन 5 माइनस 1। सो कितना आएगा यहाँ पे 4। सो 40 अपॉन कितना रहेगा 4। आप देख सकते हैं यहाँ पे 40 अपॉन 4। सो that is sigma square m is equal to, we will get answer 10, and we will need to calculate last our beta. So covariance ri rm upon sigma square m, मतलब जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया उसके हमें क्या करना है, सिर्फ उसका डिवाइडेशन करना है, मतलब उसको डिवाइड करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कितना मिला हम लोग को, जो हमने कैलकुलेट किया कोवेरियंस कितना मिला था हम लोग को, कोवेरियंस 11 सही है। सो उसके बाद क्या मिला, उसके बाद नेक्स्ट जो मिला था हम लोग को सिग्मा स्क्वायर कितना मिला हम लोग को 10। सो 11 अपॉन 10 इज इक्वल टू बीटा 1.1। समझ में आया यहाँ तक। सो यहाँ पे क्या होता है हम लोग का फर्स्ट प्रॉब्लम जो दिया हुआ है वो क्या होता है यहाँ पे खत्म होता है। अगर इसके अंदर भी आपको कोई कंफ्यूजन रहेगा तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।